स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो लेक्चर है वो बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है जिसमें हम एक्चुअल स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में स्टडी करेंगे। असल में जो स्ट्रक्चर ऑफ एटम जो अभी तक दिए गए वो दिए गए किसने दिए? इट वाज गिवन बाय बोहर, इट वाज गिवन बाय रदरफोर्ड। उन सभी मॉडल ऑफ एटम में एक बेसिकली एक बात तो ठीक थी, क्या? पोजीशन ऑफ न्यूक्लियस। उन सभी ने एक बात कही कि जो एटम है ना, उसके बीच में एक सेंट्रली लोकेटेड डेंस हैवी पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है जिसे हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस। और उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन जो है ना घूमते हैं। रदरफोर्ड ने बोला कि वो घूमते हैं कैसे? जैसे कि प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं अराउंड सन। उसके बाद बोहर ने कहा, उसने कहा भाई नो, है ना, इट इज नॉट रिवॉल्विंग, है ना, एज प्लैनेट्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द सन, है ना। उसने कहा कि दैट दे आर मूविंग, दे आर रिवॉल्विंग इन द फिक्स्ड कॉन्सेंट्रिक पाथ्स, है ना, विच आर टर्म्ड एज ऑर्बिट्स। उसने ऑर्बिट्स की बात की। तो यहां पर जो बेसिकली प्रॉब्लम है एक्सप्लेन करना कि व्हाट इज स्ट्रक्चर ऑफ एटम इज नॉट द पोजीशन ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस की पोजीशन तो ठीक है, सिर्फ हमें जो डिस्क्राइब करना है वो डिस्क्राइब करना है क्या कि इलेक्ट्रॉन उसमें उसके चारों तरफ कहां पर है और वो कैसे मूव कर रहे हैं। ऐसा है कि किसी भी मोशन को एक्सप्लेन करने के लिए कुछ लॉज दिए जाते हैं। जो कुछ लॉज दिए गए, सबसे पहले लॉ दिए गए किसने? न्यूटन ने। और न्यूटन ने जो लॉ ऑफ मोशन दिए वो एक ब्रांच ऑफ फिजिक्स है जिसे हम बोलते हैं क्लासिकल मैकेनिक्स। ये जो क्लासिकल मैकेनिक्स है ये लॉज ऑफ मोशन विच वाज गिवन बाय न्यूटन, है ना, उसके ऊपर टोटली बेस्ड है। और ये बेसिकली मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स के साथ डील करती है जिसके लिए ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर या अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। मतलब हम ये कहते हैं कि अगर क्लासिकल वेव मैकेनिकल जो थ्योरी है वो दैट इग्नोर द कंसेप्ट ऑफ अनसर्टेनिटी एंड डी ब्रोगलीज वेव इक्वेशन, ये इस कंसेप्ट को इग्नोर करती है। लेकिन अगर मुझे एक्सप्लेन करना है कि इलेक्ट्रॉन की मोशन को, और इलेक्ट्रॉन के लिए तो वेव भी सिग्निफिकेंट है, और उसके लिए हम ये भी कह सकते हैं कि उसके हम पोजीशन को एग्जैक्टली लोकलाइज नहीं कर सकते, है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम इन दोनों कंसेप्ट को इग्नोर नहीं कर सकते। तो फिर मतलब अगर आप खुद ही सोचो एक सेकंड के लिए, इसका मतलब ये हुआ कि जो लॉज ऑफ मोशन किसे मतलब न्यूटन ने दिए हैं वो एटम के स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन प्रॉपरली नहीं कर पाएंगे। अगर मुझे उसकी एटम के स्ट्रक्चर को प्रॉपरली एक्सप्लेन करना है तो मुझे इन दोनों कंसेप्ट को लेना ही पड़ेगा। आई एम बाउंड टू टेक इट। और उसके लिए एक नई ब्रांच ऑफ फिजिक्स है और उस ब्रांच ऑफ फिजिक्स को बोलते हैं क्वांटम मैकेनिक्स। वो जो क्वांटम मैकेनिक्स है वो डी ब्रोगलीज वेव कंसेप्ट को भी कंसीडर करती है और अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को भी कंसीडर करती है। तो हमने वी हैव टेकन द हेल्प ऑफ द बेस ऑफ दिस ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच इज नोन एज क्वांटम मैकेनिक्स टू एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ एटम। और वो जो एटम का स्ट्रक्चर दिया गया उसे हम बोलते हैं वेव मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम। वेव मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम। तो वेव मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं। बच्चों, आपकी नॉलेज के लिए एक बात बताते हैं कि वेव मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम जो है वो एक इक्वेशन के ऊपर बेस्ड है। उस इक्वेशन को हम बोलते हैं श्रोडिंजर वेव इक्वेशन। बच्चों, वैसे तो ये श्रोडिंजर वेव इक्वेशन बड़ी कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल इक्वेशन है विच एक्सप्लेन ऑल फिजिक्स या विच एक्सप्लेन ऑल केमिस्ट्री। मैं ही कहूंगा इट इज द पार्ट ऑफ फिजिक्स विच एक्सप्लेन ऑल केमिस्ट्री। जो सारी केमिस्ट्री, मतलब जिसने एटम के स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन कर दिया वो सारी केमिस्ट्री को एक्सप्लेन करती है। लेकिन बेसिकली एक आर्टिकल है फिजिक्स का। मैं इसको समझाने से पहले आपको एक बड़ी सिंपल सी बात बताना चाहता हूं। सुनो, आप फिजिक्स में एक चीज पढ़ते हो कि सपोज ए और बी दो इंटरडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं। ए और बी दो इंटरडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, मतलब ए के चेंज होने से बी चेंज होता है, ठीक है। तो अगर मुझे ए के रिस्पेक्ट में, मतलब ए का चेंज विद रिस्पेक्ट टू बी डिस्कस करना हो तो हम क्या करते हैं? आप कैलकुलस में पढ़ते हो क्या? डिफरेंशिएशन, डी बाई डी एक्स, है ना। जैसे हम वेलोसिटी की बात करते हैं, रेट ऑफ चेंज इन पोजीशन। एक्सेलरेशन की बात करते हैं, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, मतलब वेलोसिटी टाइम के साथ कैसे चेंज होती है, ठीक है, डीवी बाई डी टी। ऐसे जैसे रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, है ना। तो जब अब मैं यहां पर दो बातें करता हूं। सबसे पहली बात
कि अगर मुझे ए कोई भी एक वेरिएबल है जो चेंज होता है जस्ट बाय द चेंज ऑफ बी, सिर्फ इसी के ऊपर ही डिपेंड है, इसका चेंज अगर सिर्फ इसी के ऊपर डिपेंड करता है, तो अगर मुझे ए का चेंज विद रिस्पेक्ट टू बी करना है तो मैं इसका डिफरेंशिएशन करता हूं, जिसको मैं लेटर डी से रिप्रेजेंट करता हूं, डी बाय डी एक्स। ये आप फिजिक्स में, मैथमेटिक्स में बड़े अच्छे से पढ़ते हैं। लेकिन अब मैं एक और बात करना चाहता हूं, और वो बात ये है कि सपोज हमारे पास कोई ए है ना, कोई चीज ए है, और वो ए जो है वो 2, 3, 4 ऐसे पैरामीटर्स के ऊपर डिपेंड करता है। सपोज ये मतलब बी के ऊपर डिपेंड करता है, सी के ऊपर डिपेंड करता है, डी के ऊपर डिपेंड करता है, ई के ऊपर डिपेंड करता है, मतलब काफी सारे फैक्टर्स हैं जिसके ऊपर वो डिपेंड करता है। तो अगर मुझे सपोज करो सिर्फ ए का चेंज विद रिस्पेक्ट टू बी कैलकुलेट करना हो, तो मैं ए को डिफरेंशिएट करूंगा विद रिस्पेक्ट टू बी, तो वो मेरा टोटल डिफरेंशियल नहीं होएगा, वो क्या होएगा, पार्शियल डिफरेंशियल। वो क्या होएगा, पार्शियल डिफरेंशियल। और वो जो पार्शियल डिफरेंशियल है उसको हम इस लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। ये एक डी लिखते लिखते ऐसे घुमा दो, ऐसे डी लिखते लिखते ऐसे ऐसे घुमा दो, इसको बोलते हैं करली। इसको क्या बोलते हैं, करली। क्योंकि मैं ये सिंबल आगे इसमें यूज करने जा रहा हूं, इसलिए आई थॉट कि मैं आपको ये थोड़ा सा बता के आगे चलूं। अगर मैं बोहर्स कंसेप्ट की बात करूं तो बोहर क्या कहता है कि न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूमते हैं कंसेंट्रिक सर्कल में। तो कंसेंट्रिक सर्कल में घूमते हैं, लेकिन अगर मैं इसके ऊपर डी ब्रोगलीज वेव इक्वेशन लगाता हूं तो हम कहते हैं, मॉडिफाई इसको कर देते हैं क्या, कि ये जो इलेक्ट्रॉन की मोशन है अराउंड द न्यूक्लियस वो सर्कुलर पाथ में है, लेकिन उसकी जो नेट जो उसकी मतलब वो जो पाथ फॉलो करती है वो वेव लाइक मोशन को फॉलो करती है। ये वेव है ना, ये उसकी वेव है। तो ये मतलब हम ये कह सकते हैं कि ये बोहर्स कंसेप्ट के ऊपर अगर मैंने क्या लगा दिया, डी ब्रोगलीज कंसेप्ट। अब अगर ये वेव है तो उसका कोई एम्पलीट्यूड भी होगा, अगर ये वेव है तो उसका कोई एम्पलीट्यूड भी होगा, तो उसका एम्पलीट्यूड हम रिप्रेजेंट करते हैं विद लेटर साई। हम उसके एम्पलीट्यूड को रिप्रेजेंट करते हैं विद लेटर साई। ये साई एक पी एस आई, साई है ना, साई ये ग्रीक वर्ड है साई। अब दूसरी लिमिटेशन, अगर मैं बोहर्स मॉडल ऑफ एटम की बात करूं तो दूसरी लिमिटेशन ये है कि बोहर्स मॉडल ऑफ एटम जो होता है वो ये कहता है कि दैट एटम न्यूक्लियस है उसमें और उसके चारों तरफ कंसेंट्रिक सर्कल में, सर्कल में। अब सर्कल तो 2 डायमेंशनल बॉडी है, 2 डायमेंशनल है, लेकिन असल में एटम तो 3 डायमेंशनल होता है। इसका मतलब ये हुआ कि वो जो इलेक्ट्रॉन की मोशन है अराउंड द न्यूक्लियस वो 2 डायमेंशनल नहीं है, वो 3 डायमेंशनल है। मतलब क्या हुआ, अब मैं अगर इस साई की वेरिएशन को स्टडी करूं तो ये इट कैन वेरी अलोंग एक्स एक्सिस, इट कैन वेरी अलोंग वाई एक्सिस एंड इट कैन वेरी अलोंग जेड एक्सिस। आई होप सो कि आपको ये बात समझ आई होगी। अब मैं इसका मतलब ये हुआ, इफ आई वांट टू स्टडी, अब देखो जो मैं अभी कॉन्सेप्ट आपको बता रहा था, अब मैं अगर इफ आई वांट टू स्टडी क्या, द वेरिएशन ऑफ दिस साई, साई कैसे चेंज होता है अलोंग एक्स एक्सिस, तो मैं इसको क्या करूंगा, करली मतलब पार्शियल डिफरेंशियल ऑफ साई विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। जब आप आगे मैथमेटिकल डिटेल, और ऐसे ही बच्चों अगर आप इसको वाई एक्सिस में करो, जेड एक्सिस में करो, इसका मतलब ये हुआ भी अगर मुझे इसकी टोटल चेंज को फाइंड आउट करना है तो मुझे इसका पार्शियल डिफरेंशियल अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग वाई एक्सिस, अलोंग जेड एक्सिस, ये तीनों लेने पड़ेंगे। जब आप आगे डिटेल में मैथमेटिक्स पढ़ोगे बहुत ज्यादा हायर स्टडीज पे, तो आपको ये पता होना चाहिए कि इस टाइप के फैक्टर्स में एक डिफरेंशियल होता है जिसे हम सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल बोलते हैं। तो हमने इसके लिए यूज किया सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल, और वो जो सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल है वो क्या है, उसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, करली स्क्वायर साई अपॉन करली एक्स स्क्वायर। मींस इसका मतलब ये है, इट इज सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल ऑफ साई अलोंग एक्स एक्सिस। तो अब मैं आपको बताता हूं कि श्रोडिंगर वेव इक्वेशन क्या है।
श्रोडिंगर वेव इक्वेशन हम इस तरीके से लिखते हैं, करली स्क्वायर साई अपॉन करली एक्स स्क्वायर प्लस करली स्क्वायर साई अपॉन करली वाई स्क्वायर प्लस करली स्क्वायर साई अपॉन करली जेड स्क्वायर। जैसा मैंने आपको बताया कि करली स्क्वायर साई अपॉन करली एक्स क्या है, एक्स स्क्वायर क्या है, इट इज सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ साई अलोंग एक्स एक्सिस। क्या है बेटा, इट इज सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ साई अलोंग एक्स एक्सिस। ऐसे ही दिस इज सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ साई अलोंग वाई एक्सिस अलोंग जेड एक्सिस। और साई क्या है, एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक वेव, है ना, एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव फंक्शन, वो जो वेव फंक्शन है उसका एम्पलीट्यूड है। 8 क्या है, कांस्टेंट, पाई क्या है, कांस्टेंट, m इज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, h प्लैंक्स कांस्टेंट, E आपके पास टोटल एनर्जी है, E क्या है आपके पास, टोटल एनर्जी, और V क्या है, पोटेंशियल एनर्जी। क्योंकि इलेक्ट्रॉन मोशन में है ना, तो टोटल एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी अगर हम करते हैं तो बाकी क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी। तो E माइनस V इसमें फिर काइनेटिक एनर्जी को रिप्रेजेंट करेगा। खैर उसकी ज्यादा डिटेल्स हमें अपने इस लेवल पर नहीं चाहिए। तो E माइनस वी अगेन दैट साई इज इक्वल टू 0। तो ये आपके पास श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है। व्हाट इज दिस इक्वेशन, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। इसमें जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो इस इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है वो आता है साई। इस इक्वेशन को जब हम सॉल्व करते हैं तो इस इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है वो क्या आता है, साई। बच्चों आपकी नॉलेज के लिए एक बात बताएं कि ये जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है ये सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम मतलब हाइड्रोजन के लिए सॉल्व की गई। और जब इसको सॉल्व किया गया, मैंने अभी अभी आपको ये बताया कि इसका जो सॉल्यूशन है वो क्या है, साई। साई इसके लिए सॉल्व होता है। तो हम ये कहते हैं जो इसका जो सॉल्यूशन है वो हमें एक इलेक्ट्रॉनिक वेव मतलब इलेक्ट्रॉन की हर पॉसिबल एनर्जी की वैल्यू सॉल्व करके बताता है। कौन सी पॉसिबल एनर्जी, कौन सी वैल्यू ऑफ एनर्जी, मींस जैसे किसने बोला, बोहर ने, उसने कहा ये न्यूक्लियस है, यहां पर इलेक्ट्रॉन है, यहां पर इलेक्ट्रॉन है, यहां पर इलेक्ट्रॉन है, ये क्या एनर्जी लेवल्स है, ये क्या है, एनर्जी लेवल है। मतलब ये वो परमिसिबल वैल्यू ऑफ एनर्जी है जहां पर एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर सकता है अराउंड द न्यूक्लियस। तो ये वही वैल्यू, इसका जो सॉल्यूशन है, गिव ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एनर्जी। ये एनर्जी की हर पॉसिबल वैल्यू को हमें बताता है। अब मैं यहां पर एक बात और कहना चाहूंगा कि दैट इज विच आर, ये जो एनर्जीज हैं, ये एनर्जी क्या है, विच आर द एनर्जी वैल्यूज कॉरस्पॉन्डिंग टू द एनर्जी लेवल्स, है ना, इन विच एन इलेक्ट्रॉन कैन बी प्रेजेंट इन एन एटम। भाई वो पॉसिबल एनर्जी लेवल जहां पर एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो सकता है हाइड्रोजन एटम में, है ना, उसके लिए ये वैल्यूज हमने सॉल्व की। ये इसका सॉल्यूशन है। और ये जो परमिसिबल वैल्यूज हैं इन्हें हम बोलते हैं आइजन वैल्यूज। क्या नाम देते हैं, आइजन वैल्यूज। तो मैं यहां पर एक और बात करता हूं, दो अलग अलग चीजें। आइजन वैल्यू तो एनर्जी की वैल्यू हो गई, और द कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ द वेव फंक्शन, भाई जो साई की वैल्यू हमें उस एनर्जी के बारे में बताती है वो जो है साई की वैल्यू हम बोलते हैं आइजन फंक्शन। आइजन फंक्शन। सुनिए, आपकी नॉलेज के लिए फिर एक और बात बताने की कोशिश करूंगा, एंड व्हाट इज दैट, वो ये है कि ये जो साई है ना, अपने आप में इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। लेकिन अगर मैं साई स्क्वायर कर दूं, साई स्क्वायर, है ना, जैसे एक वेव में हम एम्पलीट्यूड के को अगर हम स्क्वायर कर दें तो उससे हमें उस वेव की इंटेंसिटी का पता लगता है, क्योंकि ये वो वाली वेव है विच इज एसोसिएटेड विद द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये जब हम साई को सॉल्व करते हैं फॉर इलेक्ट्रॉन, ठीक है, तो ये साई स्क्वायर की जो वैल्यू है दैट गिव्स अस एन आइडिया अबाउट द इंटेंसिटी ऑफ दैट इलेक्ट्रॉनिक वेव। और उस इंटेंसिटी से हमें क्या पता लगता है, प्रोबेबिलिटी, संभावना। ठीक है, साई स्क्वायर एट एनी पॉइंट टेल अस अबाउट प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन। मतलब साई स्क्वायर से हमें एक इलेक्ट्रॉन इस पॉइंट पर कितने परसेंट हमें पॉसिबिलिटी है कि यहां पे मिल सकता है या नहीं मिल सकता, इसके बारे में हमें ये बताता है। तो अब
मतलब कंसेप्ट कैसे है, थोड़ा सा हमने मॉडिफाई करके उसको रिप्रेजेंट किया। वो ऐसे रिप्रेजेंट किया कि ये न्यूक्लियस है, ठीक है। हमने इस हाइड्रोजन एटम में इस न्यूक्लियस के चारों तरफ वो एरिया, वो 3 डायमेंशनल स्पेस ढूंढा, है ना, कैलकुलेट किया, उसके लिए साई की वैल्यू को कैलकुलेट किया और एक 3 डायमेंशनल स्पेस को रिकॉग्नाइज किया अराउंड द न्यूक्लियस, जहां पर इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी, संभावना है ज्यादा। तो उस 3 डायमेंशनल स्पेस को हमने एक नाम दिया, क्या, ऑर्बिटल। देखिए बोहर ने क्या था, ये ऑर्बिट है। व्हाट इज ऑर्बिट? ऑर्बिट इज द सर्कुलर पाथ एज डिफाइंड बाय बोहर, कि वेयर द इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट, वेयर द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स। लेकिन व्हाट इज ऑर्बिटल? ऑर्बिटल में हम अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को इन्वॉल्व करते हैं और ये कहते हैं कि दैट ऑर्बिटल इज नथिंग एल्स बट इट इज ए 3 डायमेंशनल स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के चारों तरफ वो 3 डायमेंशनल स्पेस है वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम, जहां पर इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है। जैसे इसको प्रोबेबिलिटी और एग्जैक्ट की सिचुएशन की अगर हम बात करें तो आपको पता है एग्जैक्ट, तो बात ये है भाई हमने कोई पर्टिकुलर चीज देखी, यस एग्जैक्टली ये चीज है, ये चीज ऐसे ही होगी। जैसे अगर मैं कहूं एक एग्जैक्ट चीज क्या है, भाई सूर्य जो है ना वो ईस्ट साइड से राइज होगा, ये सर्टेन है, बात होता है, ये फैक्ट है। लेकिन अगर मैं कहूं आज बारिश आएगी बादल को देखकर, तो ये नहीं कह सकते आज बारिश आएगी, नो, है ना, देयर इज अ प्रोबेबिलिटी दैट इट मे रेन टुडे, देयर इज अ पॉसिबिलिटी। तो एग्जैक्ट पोजीशन, एग्जैक्ट वैल्यू और प्रोबेबिलिटी। जब मैं प्रोबेबिलिटी की बात करता हूं तो आई एम नॉट इग्नोरिंग द कंसेप्ट ऑफ अनसर्टेनिटी, मैं अनसर्टेनिटी के कंसेप्ट को इग्नोर नहीं कर रहा, आई एम कंसिडरिंग द कंसेप्ट ऑफ क्या, अनसर्टेनिटी। तो ऑर्बिटल जो है वो क्या है, इट इज अ 3 डायमेंशनल स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस। क्या है ये, 3 डायमेंशनल स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस, अराउंड द न्यूक्लियस वेयर, है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन is maximum and that is 90 to 95%। भाई हम 90 से 95% कह सकते हैं यस इलेक्ट्रॉन यहां पर होगा, लेकिन वो इलेक्ट्रॉन वाकई वहां पर है या नहीं है ये हम सर्टेनिटी से नहीं कह सकते। वी कैन नॉट से इट विद श्योरिटी बट वी कैन डेफिनेटली से दैट दिस इज ए स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम।